दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो पीसीएस बाय तरुण पे स्वागत है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिटी के टेस्ट लगा रहे थे और आखिरी के जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उसको आज इसी में कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है, लेकिन इसके लिए आधे से अधिक राज्यों की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है, भारतीय संघ में नवीन राज्यों का परिवेश या गठन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं माना जाता है। तो ये हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा, हमारे पास सिंपल आंसर है बी। क्यों? क्योंकि पहला बोला है कि पार्लियामेंट तो रिड्रॉ कर सकती है ना पॉलिटिकल मैप, क्योंकि हमारे यहाँ एक याद रखना, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जो राज्य के मतलब स्टेट की इंटीग्रिटी है, स्टेट बाउंड्रीज या स्टेट की जो भी बाउंड्रीज हैं उसकी इंटीग्रिटी है, नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है, मर्ज कर सकती है, उसमें से 2 स्टेट निकाल सकती है, ये सारी कामें कर सकती है। ठीक है, इसलिए नहीं है वो। लक्ष्मीकांत में सीधे सीधे मेंशन हुआ है। अब राजनीतिक मानचित्र को पुनर्निर्धारित कर सकती है। इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। आधे से अधिक की बात नहीं है। होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट हैं, जब कोई भी नया स्टेट फॉर्म होता रहता है या बाउंड्री चेंज होती है, आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, तो चेंज होती है तो कंसेंट लिया जाता है, पर प्रेसिडेंट सेंड करते हैं उस बिल को कंसर्न स्टेट्स के असेंबली में। ठीक है, बट उनकी जो भी चीज़ें रहेंगी वो बाइंडिंग नहीं है। वो अधिक राज्यों की क्या, एक जो जिसका बाउंड्री चेंज हो रहा है, जिसके लिए ड्रॉ किया जा रहा है, उसको प्रॉब्लम होगी ना, रीड्रॉ किया जा रहा है, सॉरी, उसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो वो उस स्टेट को भेजा जाता है, कंसर्न स्टेट को। बट जब भी वो दें, उनकी जो भी अमेंडमेंट होंगी या जो भी उनकी रिक्वेस्ट होगी, वो चीज़ नहीं, मतलब बाइंडिंग नहीं है, ले या ना ले। ठीक है, बस सिंपल है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ये बात सही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नहीं आता है। और आर्टिकल 2 और 3 दोनों, आर्टिकल 2 और 3 यही आर्टिकल 4 में दिया हुआ है कि 2 और 3 के तहत जो भी चेंजेस की जाएंगी उस आर्टिकल वो 368 में नहीं आएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक अदालत के बारे में बोल रहा है। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इसके केवल ऐसे मामलों को निपटाया जाता है जो अदालत में लंबित हैं। यह भारत में वहनीय किफ़ायत कार्यक्रम तथा अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वीकृति पा चुका है। उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना कि सही नहीं है। तो पहला वाला बिल्कुल गांधीयन फिलॉसफी पे ही दिया हुआ है कि हाँ, कोर्ट के अलावा भी ऐसी लोक अदालत होनी चाहिए जहाँ पे हर चीज़ें प्रोसेस से हों, और जो पेंडिंग केसेस हैं या नए केसेस आ रहे हैं जो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो वो लोक अदालत में सॉल्व किए जाएंगे। तो इसीलिए ये पहला और दूसरा जो इस तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पर ये दूसरा वाला ही गलत है। केवल ऐसे मामलों को निपटाया नहीं जाता जो अदालत में लंबित है, मतलब पेंडिंग है। ऐसे प्लस ऐसे जो कोर्ट में नहीं जा सकते, जो अभी तक कोर्ट में नहीं गए हैं, उसको भी ये कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब हमारे पास सही नहीं है का मतलब बी, दूसरा वाला ही सही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, जिला परिषद के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जिला परिषद तथा प्रादेशिक व क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक, पहला इसका बोल रहा है कि इसके कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसके 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, तथा 26 जो सदस्य होते हैं वो इलेक्शन से एडल्ट फ्रेंचाइज मैटर से इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, परिषदों द्वारा बनाई गई विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक राज्यपाल की अनुमति प्रदान न कर दें। ठीक है, तीसरा बोल रहा है, ये परिषदें भूमि, वन, नहर, खेती, गांव, प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं सामाजिक रीति रिवाज के संबंध में विधि बना सकती हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और जो ये तीसरा वाला है ना, वो पर्टिकुलरली वो डिसेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है ना, कि हाँ, ये काउंसिल्स होते हैं, इनके पास ये नॉर्मल जो लैंड, फॉरेस्ट की, ये सब कैनाल की चीज़ें हैं वो चेंज कर सकती हैं, उनके लिए लॉ बना सकती हैं। और ये 30 सदस्य होते हैं इनके जिला परिषद के टेरिटोरियल रीजन या रीजनल काउंसिल्स में, जिसमें से 4 नॉमिनेट होते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। और जो 26 होते हैं वो चुन के आते हैं। ठीक है, परिषदों द्वारा बनाई गई विधि तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक राज्यपाल अनुमति प्रदान नहीं कर सकते। बिल्कुल, उपयोग सारे ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये क्वेश्चन हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय जो हमारा NHRC है, मतलब राष्ट्रीय NHRC है, जो कि
93 में फॉर्म हुआ था, याद कर लीजिएगा ईयर भी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल बैकवर्ड कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस जो 103 वाले में आया था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो हमारे 10 मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यही नेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए आया था, और बाकी के बाकी स्टैच्यूटरी बॉडी हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो किन जो संस्थानों और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंडर आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 28 के तहत कौन कौन से जो शैक्षणिक संस्थान है और संस्थानों की धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, मतलब किन किन संस्थानों को धार्मिक शिक्षा की जो है अनुमति दी गई है। तो पहला क्या बोल रहा है, ऐसे संस्थान जिनकी पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। तो देखिए जो सहायता प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो होगा ही होगा। राज्य द्वारा जो मान्यता जो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज कर जाते हैं स्टेट के, तो उसी के तहत ही आएंगे, उन्हीं की अनुमति होगी। ठीक है, और दूसरा भी जिनके प्रशासन राज्य कर रहा है लेकिन स्थापना किसी और ने किया है, बस प्रशासन तो कर रहा है ना, उसके अंडर तो आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट वाले में नहीं होगा, इसीलिए जो हमारे आर्टिकल 28 में है एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन परमिटेड हैं, ये 2, 3, 4 में है, जिसमें आप दे सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल ये चीज़ें आर्टिकल 28 में क्या बोलता भी है, स्टेटमेंट में भी तो था ना कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जो कि पूरी तरह से राज्य रख रखाव करेगा, उसमें प्रोहिबिशन है रिलीजियस एजुकेशन का, पर्टिकुलर रिलीजियस चीज़ों का, इसलिए 2, 3, 4 होगा कि जो पार्शली होते हैं या कुछ मान्यता प्रदान हो गई है उनमें कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि में जाती हैं, मतलब जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सी जो खर्चे हैं वो वहाँ से एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय जो हाईकोर्ट के जजेस की सैलरीज होती हैं, यूपीएससी के जो पेंशन्स होते हैं, लोन के चार्जेस की बात हो रही है जो भारत सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां हैं मतलब अलाउंसेस जो होती हैं वो सारी भी जाती हैं नहीं, प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनकी ये नहीं जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज अपॉन होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर के तीनों, जिसमें लोन चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल वाला की चीज़ है। फिर जो सारे सैलरीज दी जाती हैं जो चार्ज अपॉन होती है, जिनके लिए वोटिंग पारित नहीं की जाती है, मतलब ये लोग क्या कहते हैं वोटिंग पे नहीं रखते हैं ये लोग। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। और जो सैलरीज अलाउंसेस होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उनकी भी होती है, प्रेसिडेंट की हो गई, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन ऑफ दिस ये वाले, तो वो चार्ज अपॉन वाले ये हैं। ये टर्म बहुत ज़रूरी है, चार्ज ऑन दिस, खर्च भारत की पर भारित है, पर चार्ज अपॉन और चार्ज ऑन वही सेम बात है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 1, 2, 3 हो जाएगा हमारे पास, आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 107 पे, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, ये नालसा वाली बात कर रहा है, नालसा की, और ये सब चीज़ें कब आई थी अभी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर तो हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और नालसा जो एक्ट जो आया था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट आया था 1987 में आया था, याद कर लीजिएगा 1987, ईयर बहुत जल्दी मैच करने में आता है। ये प्रोवाइड करता है ना फ्री और जो वीकर सेक्शन को एटलीस्ट फ्री जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर गाइडलाइंस भी ग्रांट करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को भी। तो ये नेशनल लेवल पे है, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस पर लोकसभा में मतदान हेतु प्रस्तुत किए गए जाने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, मतलब पब्लिक अकाउंट पैक्ट का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ सरप्लस जो है ग्रांट है वो अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ठीक, अप्रूवल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सरप्लस वाले में ही ग्रांट हो, ये ग्रांट तब दी जाती है जब जो पैसे जो होते हैं ना वो स्पेंड हो गए हो, खर्च हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर में, और वही अप्रूव की जाती है सरप्लस के लिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना, फिर डिमांड करते हो जब आप।
अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, मतलब ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स कहाँ कब आए थे और किस में दिया हुआ है, ये सब भी चीज़ें कौन से पार्ट में दिया हुआ है। तो पार्ट 14A में भी ट्रिब्यूनल्स की बात कही है। तो असत्य पूछा, याद रखना, असत्य इसमें से कौन सा होगा? तो मूल संविधान के अधिकरण संबंध में उपबंध नहीं है। हाँ, तो था ही नहीं, 14A में आया था ना, पार्ट्स में ऐड किया गया है। तो असत्य, ये तो सत्य है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1978 के तहत भाग 14 क का जोड़कर प्रशासनिक अधिकरण का नाम दिया गया। अनुच्छेद 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, बिल्कुल, और ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, आर्टिकल 323 क में। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हाँ, उनके और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और ये सेक्रेटरीट वाले जो हैं लोग एम्प्लॉयज़ पार्लियामेंट को, उनको इंक्लूड क्यों किया जाएगा ट्रिब्यूनल्स में? ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारे पास आंसर जो है, हमारे पास जो गलत है यही होगा, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट क्या आया था, 42nd, 4 और 2। ठीक है, याद रखना, क्योंकि उसके बाद और 15A में जोड़ा गया था, ये भी 15A के तहत। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन से कथन दिए हैं कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा गिरफ्तारी भी नहीं किया जा सकता। मंत्रियों को अपने व्यक्तिगत कार्यों पर कोई अनुमति नहीं है, अर्थात उन पर अपराध तथा सिविल गलतियों के लिए साधारण न्यायालय में उसी प्रकार मामला चलाया जा सकता है जिस प्रकार साधारण नागरिकों पर चलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो कोई भी क्रिमिनल एक्शंस होते हैं ना, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए टेन्योर में, उनमें नहीं लिए जा सकते। ठीक है, नहीं लिए जा सकते। सिविल के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा और इसके लिए तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते। मिनिस्टर्स के पास तो कोई हैव नो इम्यूनिटी फॉर देयर पर्सनल राइट्स, पर्सनल के लिए, बट दे आर ट्राइड इन ऑर्डिनरी कोर्ट्स फॉर क्रिमिनल एंड सिविल रॉन्ग्स इन द सेम मैनर एज नॉर्मली जो सिटीजन्स के, जैसे याद आया होगा कि जो इंदिरा गांधी हैं उनको भी समन करना पड़ा था उसमें, जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक है, जो भी एक्ट कर, तो आप हो चाहे ना हो, तो आपके लिए नॉर्मली किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी? किस वाले में किया गया है? तो ये सिंपल 350 क में किया गया। 350A में ही बोला गया कि जो मदर टंग में प्राइमरी स्टेट के एजुकेशन होंगे उसमें दिया जाएगा, मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग, तो कौन से कथन पे मतलब पहले विचार करिएगा और पूछ रहा है कथन कौन से सही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु कोई विधेयक राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा को यह शक्ति भारत संघ में राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए दी गई है। बिल्कुल, राज्यसभा के पास पावर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, जो कि लोकसभा से अलग करती है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो होती है लोअर नहीं हो सकती डिस्ट्रिक्ट जज से। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का उपबंध जो है संविधान में किया गया है। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बातें की गई हैं, तो सारे के सारे जो हैं हमारे पास आंसर हो जाएंगे सही। ठीक है, राज्यसभा के पास पावर्स तो हैं ही, और राज्यसभा के पास जो पावर्स दिए गए हैं ना, कि जिसमें वो सारे ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दी गई हैं जो रिजोल्यूशन पारित करता है ना, कि हाँ जो स्टेट की जो भी कंसर्न है उसको मेंटेन कर पाएगा। अब बात है ऑल इंडिया सर्विसेज जो ऐड की गई थी वो 42nd अमेंडमेंट, याद कर लीजिएगा, 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देख लिया। अभी 42nd अमेंडमेंट ऊपर भी देख के आए हैं, तो उसमें देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा किसी भारत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए क्या मापदंड में रखा गया है। तो मतलब क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर रहा है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम क्लासिकल लैंग्वेज की बातें करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। उस भाषा के लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास जो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना ही चाहिए। संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें उस भाषा का बोलने वाली पीढ़ियां अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों। उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय से न ली गई हो। बिल्कुल, मतलब ओरिजिनल कंटेंट हो और ग्रंथों की भी बातें हो, तो सारे के सारे आंसर जो हैं हमारे पास सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। यह 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसका सेक्शन 6A की बात पर्टिकुलर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6A का संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे रखी है किसको, ये 6A जो है हमारे उसमें सिटीजनशिप एक्ट में, ठीक है। तो हमारे सेकेंड वाले में तो बोला है कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बढ़ा रखी ही है, बट जो पहला वाला है हमारा स्टेटमेंट वो गलत है, पहला वाला गलत है। अब वो क्यों गलत है, क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट आया था ना, इनेक्ट किया गया था जो असम अकॉर्ड आया था उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा जो माइग्रेंट्स होंगे उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, इसीलिए सेकंड वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 115 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे अंतिम में आता है। तो जो प्रियम्बल में है वो कौन सा शब्द जो है वो सबसे पहले मतलब सबसे लास्ट में आता है। तो वो एक लास्ट में जो आता है, मतलब जो अंत में आता है, वो पूरा स्टेटमेंट हमारे पास यही है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। और जो लास्ट में आता है वो डिग्निटी की बात आती है, जिसमें आप डिग्निटी वाला जो चीज़ आती है, इंटीग्रिटी और यूनिटी डिग्निटी वाली चीज़ आती है। तो व्यक्ति की जो गरिमा होती है वही लास्ट शब्द है। ये चीज़ें तो नहीं दी हो कि जो अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें तो इसमें ऑप्शन में है भी नहीं, तो लास्ट में तो वो आता। लेकिन इसने बोला है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द की बात की है, तो व्यक्ति की गरिमा मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। एक अभिकथन दे दिया है, मतलब एक कारण दिया है। राज्यपाल का जो कार्यालय जो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार है, मतलब जो राज्यपाल का ऑफिस ऑफ द गवर्नर है वो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। वह केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति है, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर है, केंद्र सरकार ही करती है। तो देखो सबसे पहले ये भले ही ऐसे बोला जाए पर वो ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। बट जब हम लोग जानते हैं कि वो उनके ही चीज़ों पे काम करती है सरकार, भारत केंद्र सरकार के। पर जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो एक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। तो वो उसके अंडर नहीं आता है। और ऑफिस ऑफ द गवर्नर हमारी जो चीज़ ली गई है वो कैनेडियन मॉडल से लिया गया, कैनेडियन मॉडल, ठीक है। बस हाँ, ही होल्ड्स द ऑफिस, वो होल्ड करते हैं ऑफिस को प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, कि जब प्रेसिडेंट चाहे तो निकाल सकते हैं क्योंकि इनकी निकालने की प्रक्रिया कुछ दी नहीं गई है, ठीक है। और ये एक पर्सन होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो सेकेंड वाला तो सही हो जा रहा है, पर ए जो है असत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के वर्णित में अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो 39 में क्या दिया हुआ है, तो ये बच्चों के बचपन एवं 39 का ABCD बहुत सारी चीज़ें दी है ना। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, मतलब ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए वेतन देना, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो चारों के चारों ही सही हैं स्टेटमेंट, वो सारे के 39 में दिए हुए हैं, 39 के। और किसी दिन जो 39 है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, 39 ABC करके। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 118 भारतीय संविधान में दोनों, और याद है एक मिनर्वा मिल्स केस आया था जिसमें 39B और जो 39C है जो वही कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है, तो 14 और 19 से ऊपर माना जाएगा जब उसको अप्लाई करने की बात आएगी। लास्ट वाले टेस्ट के इसी टेस्ट का था, उसमें हमने किया है। भारतीय संविधान में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य पढ़ लेते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त बैठकों के मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट सिटिंग होती है। अनुच्छेद 108 के तहत विधायी जो विरोध होती हैं समाधान के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है नहीं भाई, धन विधेयक हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, कैब हो गया और मनी बिल हो गया, इन दोनों के लिए जो जॉइंट सिटिंग है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। 108 में हाँ उसके तहत ही बैठक बुलाई जाती है और ये प्रेसिडेंट बुलाते हैं इस बैठक को, जॉइंट सिटिंग को। प्रिसाइड भले ही कोई मतलब लोकसभा के स्पीकर कर ले, पर जॉइंट सिटिंग यही करते हैं, मतलब बुलाते यही हैं प्रिसाइड करने के लिए लोकसभा के ही, और लोकसभा के रूल्स ही बनाए मतलब वो फॉलो किए जाते हैं, बस याद रखिएगा उनके रूल्स और उनके ही स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर। भारतीय संविधान में वर्णित 5वीं अनुसूची के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, मतलब 5th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। तो
यह पूरे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के प्रशासन से ही संबंधित है। यह अनुसूची पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में एक जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करती है। तो पूरे जो होती हैं सभी राज्यों में नहीं और पूरे पूर्वोत्तर में नहीं है। जो 5th शेड्यूल है हमारे पास वो चीज़ें सामने में नहीं लगती है। शेड्यूल एरियाज़ हमारे पास अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑर्डर से डिक्लेयर कर दें। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं। आप ऑप्शन में आ जाएगा कि गवर्नर करते हैं, नहीं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। और प्रोवाइड करता है 5th शेड्यूल जो प्रोवाइड करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज़ की बारे में बात करता है, ठीक है। और 5th शेड्यूल में डिटरमाइन कर देते हैं एरियाज़, और जो लार्जर पार्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वो सारा नहीं होता है, कुछ ही होता है। और AM/TM को छोड़ के विदाउट मनी तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर को छोड़ के मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब को छोड़ के जितने एरिया हैं वो भी सब शेड्यूल एरियाज़ बहुत सारे हैं, पर सारे मतलब सभी के नहीं बोला उसने, पूरे। तो हमारे पास न तो 1 न तो 2 होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के प्रमुख विपक्षी दल ने शैडो कैबिनेट का जो गठन किया गया, अभी हाल में ही किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के राज्य ने शैडो जो कैबिनेट होते हैं उनको गठन किया गया है, तो हाल में ही किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैडो कैबिनेट एक तरह की जो मान लो जो कैबिनेट होती है उसके हिसाब से जो अपोजिशन वाले होते हैं वो बैठाते हैं कैबिनेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दया याचिका मतलब मर्सी पिटीशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं कि दया या क्षमादान दोषी सिद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आदि के आधार पर दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय माना है कि दया मांगने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दोनों ही बिल्कुल स्टेटमेंट सही होते हैं, क्योंकि मर्सी पिटीशंस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है कि हम मर्सी मांग सकते हैं। और किसी बेसिस पे, मान लो किसी का हेल्थ ख़राब है, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें तो कन्विक्टेड पर्सन को दी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास 21 का जो हो जाएगा, 121 का सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में बात कर रहा है। कैबिनेट सचिवालय को भारत सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ठीक है, भारत प्रशासन के को, ठीक है, और वही उसका हेड भी होता है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन होते हैं। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं प्रधानमंत्री के ही अधीन होते हैं, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं सारे उनके हेड होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे तौर पर मुकीलों को नहीं ले सकते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पक्षों का प्रतिनिधित्व करने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित दर्ज कराने के लिए अधिकृत एकमात्र अधिवक्ता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बोल दिया है इसने, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होगा तभी अपीयर हो सकते हो आप उसमें, सुप्रीम कोर्ट में आपका मेंशन होना चाहिए। और सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो डायरेक्टली क्लाइंट्स नहीं ले सकते ना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। अब दोनों ही सही, बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 124 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अविश्वास प्रस्ताव, संसदीय समितियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और कौन से हाउ मेनी अबव आर द मीन्स कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर ओवर द एग्जीक्यूटिव, मतलब कौन सा किसका जो कंट्रोल है लेजिस्लेटिव ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो ये सारे के सारे ही हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है पारित कर दिया गया तो लोकसभा के जो भी है कैबिनेट मिशन वाली सब गिर जाएगी। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी होती हैं उनके पीछे पड़ी थी। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सारे के सारे ही कंट्रोल होते हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। जो कॉजी फेडरल है, फेडरलिज्म के बारे में बोलते केसी वेरे ने दिया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में ग्रैनविल ऑस्टिन ने दे दिया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ आइवोर जेनिंग ने दिया था। एक्सट्रीमली फेडरल जो है मॉरिस जॉन्स ने दिया था। तो हमारे 125 में यही गलत दिया हुआ है, मॉरिस जॉन्स वाला, यही है स्टेटमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म, जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था, ठीक है। बार्गेनिंग वाली मॉरिस जॉन्स ने बोला था। अत्यंत संघीय एक्सट्रीमली फेडरल नहीं बोला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा साहनी के मामले में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस मामले में निर्णय के फलस्वरूप आरक्षण के 50% कोटा में स्थानीय आरक्षण शामिल नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा दी है, तो क्रीमी लेयर की जो अवधारणा दी है कोर्ट ने दी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सेकंड वाली है क्रीमी लेयर की तो अवधारणा दे ही दी गई है इसमें। और 50% की जो इंदिरा साहनी केस था और उसी लिए मंडल कमीशन बैठाई गई थी, लास्ट में यही था कि लोकल रिजर्वेशन नॉट इंक्लूडिंग द 50% रिजर्वेशन, ये गलत है ना, उसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं,
ठीक, तो 126 का हो जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था ना इंदिरा साहनी केस में 1992 में, तो वो टोटल रिजर्वेशन को हेल्ड किया गया था कि वो बस 50% से क्रॉस ना करे, 50% से क्रॉस नहीं होना चाहिए ये जो रिजर्वेशन है इंदिरा साहनी केस का। और ये जो लिमिट है वो सारे ही लोगों पे अप्लाई होती है, सारे टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन को प्राइमरी एड्रेस करती है। और इस कोर्ट में एक्सेप्ट किया था कि द कोर्ट ऑफ द क्रीमी लेयर वाला है वो रिजर्वेशन देने के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड वाला ही सही है, क्रीमी लेयर की अवधारणा दी गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, उसमें से कौन से जो हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ देख लेते हैं कि आरबीआई जो है वो भी एक्ट के थ्रू आई है, 1934 वाला एक्ट जो आया था, और सेबी है वो भी आई है, जो है वो भी सेबी भी आई है, जो सिक्योरिटी वाला जो एक्ट है सेबी आई है, और भी दिया हुआ सशस्त्र बल आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल भी आया है, वो भी एक्ट के थ्रू आया। तो स्टैट्यूटरी वाला है ही है, सारे के सारे हैं। एनजीटी जो है 2010 में आया था, ये भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर्म फोर्सेस हो गए, और एनएचआरसी हो गया, बहुत बार पूछता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ये भी है, और सेंट्रल विजिलेंस वाला, क्योंकि बार बार बोलता है, सोचता है कि फंस जाएंगे बच्चे, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करता है, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इकोनॉमिक्स में सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 128 के बारे में बात करते हैं। विस्मृत करने का अधिकार मतलब राइट टू बी फॉरगेटन, जो अभी इतना न्यूज़ में था, उसका अधिकार के संदर्भ में विचारों पे ध्यान दीजिएगा। व्यक्तियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप मेरे डाटा को हटा दीजिए, ये अनुमति देता है राइट टू बी फॉरगेटन वाला, ठीक है। और ये न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वर्ष 2017 के निर्णय में निजता के अधिकार में विस्मृत करने का अधिकार शामिल किया गया था। तो ये उसके ही स्टेटमेंट के तहत आया था, 1 2 दोनों ही राइट है। राइट टू प्राइवेसी की बात कर लीजिए, उसी के तहत आता है कि हाँ, हमारे जो डिजिटल डाटा होंगे एक टाइम के बाद हम अनुरोध कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए, जबकि क्रिमिनल और इस सब चीज़ों में नहीं माना गया था कि अगर कोई आप क्राइम किए तो कैसे आपके डाटा को हटाया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजनीतिक दलों को मान्यता रद्द करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ऐसी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, ऐसी पार्टियां मान्यता प्राप्त पार्टी के विशेष अधिकार को खो देती हैं। तो सेकंड वाला ही, ये चुनाव नहीं लड़ सकती भाई, अगर रद्द कर दिया गया है तो ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं लड़ सकती, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही पनिशमेंट मिलती है कि कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस वाली बात है, तभी तो इतना पॉलिटिक्स आगे है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला ही सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो चुनाव प्रणाली होती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के विचार पे देखते हैं। इसमें विजेता को बहुमत 50% से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। एकल हस्तांतरणीय मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज़ अ टाइप ऑफ दिस सिस्टम। तो ये दूसरा वाला जो है वो असत्य है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वाला नहीं होता है, ये जो असत्य ही पूछा है यही वाला गलत है। पहला वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पे 50% या 50% से अधिक वाला नहीं चाहिए होता है, जो हाईएस्ट नंबर पा जाए। अगर 29% भी वोट पड़े हैं और उसी के हाईएस्ट हैं तो वही बनेगा उसका जो भी रियल हेड होगा, जो उसी की सरकार बैठेगी उसी पार्टी की, ठीक है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और सिस्टम नॉट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होती है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, वो प्रेसिडेंट की जब इलेक्शंस होते हैं उसमें काम आते हैं। तो 130 में जो बोला है उसमें असत्य कौन सा है, तो सेकंड वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्त होने के लिए नामों की सिफारिश करता है, जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। सिफारिशें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास उनके विचार जानने के लिए भेजी जाती हैं। सिफारिशें मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाती हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम से परामर्श करता है। सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं। तो उच्च न्यायालय का जो मतलब हाई कोर्ट का जो भी अपॉइंटमेंट होती है न्यायाधीश की मतलब जज की, तो कौन कौन से क्राइटेरियाज को ली जाती हैं। तो और प्रोसेस क्या होता है, क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रोसेस यही था, उच्च न्यायालय में जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं मतलब बनने वाले हैं, वो 2 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श करके नियुक्ति के लिए नामों को सिफारिश किया जाता है। पहले आप सिफारिश करोगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दे दोगे विचार जानने के लिए। जब उनके यहाँ से आ जाएगा तो कोलिजियम की जो सिस्टम से परामर्श करके आप मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें भेजी जाती हैं, और भेजा कहा जाता है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो अपॉइंटमेंट करते हैं, वो चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों। तो 1 2 3 4 यही प्रोसेस होता है। लास्ट में अगर किसी को नहीं भी आता तभी लास्ट में तो राष्ट्रपति के पास आती है कोई भी बिल, तो उस तरह भी देख सकते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। तो क्या इनमें हमारे और उनके राष्ट्रपति में बदला चेंजेस हैं? तो देखते हैं। पहला, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। मतलब कार्यकारी निर्णय लेने में दोनों को स्वतंत्रता प्राप्त है, दोनों लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने नहीं जा सकते। तो देखो, पहली बात जो कॉमन बोला है ना कि कथनों पर विचार करेगा, और दोनों में से कौन सा, मतलब सारे में से कौन सा कथन सही है? तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हमारे यहाँ भी होती है। जो प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट थोड़ी नहीं करते हैं, हम जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से सही तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास एग्जीक्यूटिव फ्रीडम, बोथ हैव द फ्रीडम इन टेकिंग एग्जीक्यूटिव डिसीजंस बोल दिया है। किसमें? इंडिया और यूएस में। तो हमारे यहाँ तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बात बोलेंगे वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, वो से एक हेड है। बोथ कैन नॉट बी इलेक्टेड फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव वाले में। तो हमारे यहाँ तो इलेक्ट हो सकते हैं, यूएस में नहीं होता ऐसा, 2 बार से ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो 132 में जो हमारे पास हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ केवल 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी देश का जो संविधान है उसमें क्या करता है? देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंब करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होंगे गवर्नमेंट के। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब जो हार्मनी इस्टेब्लिश करता है बहुत सारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के। प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये प्रोटेक्ट भी करता है फंडामेंटल राइट्स को। तो इसमें से सत्य पूछ रहा है, और देश का जो संविधान है वो पहला का पहला ही सही है, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट करता है। हार्मनी उसका काम नहीं है कि ऑर्गन्स में जो है उसके हार्मनी मेंटेन करेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है 134 में? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में एक संविधान द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी। जो हमारी जो संविधान बना है कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोल रहा है कि क्रिप्स मिशन के तहत गई थी। हमें पता है 1946 में कौन आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था। तो पहला वाला गलत ही हो जाएगा। अब संविधान सभा की पहली बैठक से ही इसके स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, पहली बैठक से नहीं की गई थी, ये गलत है। पहले हम इंटरिम गवर्नमेंट और ये सब चीज़ों का देख लिए थे। तो ये जो है हमारे पास न तो 1 न तो 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा चुनाव तथा संविधान तथा अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। भारत का जो संविधान है पूर्णतः एक नया संविधान था जिसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। तो जो भारत का जो संविधान है वो पूर्णतः नया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें दूसरों से ली गई थी और इंस्पायर होके ली गई थी। और जो उसके पश्चात है ना, प्रथम लोकसभा जो चुनाव है वो अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रहेगी नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, फंक्शन एज टेम्पोररी पार्लियामेंट टिल द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस, ये भी गलत है। हमारे पास दोनों के दोनों ही असत्य हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 136 के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सत्य सुमेलित है? देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं वो देखना है। तो अमेरिका, आयरलैंड, तो देखो आयरलैंड से हम DPSP ही लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है तो उनसे कॉन्करेंट लिस्ट लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिए हैं, तो ये थोड़ा टफर साइड में भी है। तो कौन कौन सा मैच दिया हुआ है, सॉरी, तो ये अमेरिकन लॉ मेकिंग प्रोसेस, आयरलैंड से इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत, हम ID के तहत लिए गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया व्यापार और ट्रेड एंड कॉमर्स से नहीं लिया गया था, इसका कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है। AC जॉइंट सिटिंग ली गई है, JS। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राज्यपाल का जो पद है वो नहीं लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, पोस्ट ऑफ द गवर्नर। तो कौन सा सत्य सुमेलित है? तो सबसे पहला सही है, सुमेलित सही है, एक ही सही है, ठीक है। और बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 137 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत के संविधान तथा एक प्रभुत्व संपन्न संस्था है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी है, ठीक है। संविधान सभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो मतलब सारे जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज किए गए थे, सारे के सारे बोल रही है। तो हमारे पास असत्य यही है कि सेकंड वाला ही गलत दिया हुआ है, तो पहला वाला ही सही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, भारत के संविधान में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। संविधान की जो उद्देशिका है, मतलब प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में बोल रहा है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये इसका नाम
बोल दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। गलत है भाई, एक बार अमेंडमेंट हो ही चुका है। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन नॉट नहीं, कर सकता है भाई, कर सकता है। तो ये हमारे 138 का हो जाएगा, पहला ही सेकंड वाला स्टेटमेंट, मतलब पहला और दूसरा ही है, ओवरराइड नहीं कर सकता वाला है तो कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। संविधान में राज्यों का जो संघ है शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसे कि हमारे यूएसए में है, ठीक है। और बोल रहा है कि एस के धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु भाषा के अधिकार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। धर कमेटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा वरीयता दी थी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे जो भी बोलने भाषा की बातें हैं उसके लिए। तो हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है, फेडरलिज्म वर्ड की यूज़ किया गया, नहीं किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतकरण मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात कर रहा है स्वतंत्रता में। सिख समुदाय द्वारा कृपा धारण करना, दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराना, दूसरों के धर्मों की अवहेलना करना, तो ये कौन सा जो है सही मतलब उसमें दिया हुआ है। तो हमारे पास सी सिर्फ और सिर्फ पहला है, क्योंकि दबाव बनाकर किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, वो एक गलत बात है। दूसरों के धर्मों की अवहेलना करना, बेइज्जती भी नहीं कर सकते, तो केवल 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। और हमें पता है ना 25 से 28 तक वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है, ठीक। देखते हैं क्या बोल रहा है कि संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ और उसके राज्य का क्षेत्र का वर्णन है, बिल्कुल वही तो बात हुआ। 2 और 3 ऊपर पढ़ के आए, बाउंड्री चेंज करने वाली बात 368 में नहीं आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है ब्रिटिश प्रांतों एवं ऐसी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, तो बिल्कुल दोनों ही सही है, उसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल क्या रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सत्य कालानुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा सत्य है जो कालानुक्रम दिया हुआ है, देखते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा 1966 तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो कौन से कथन है, कोई भी व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक है तो कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कि विदेशी नागरिकों के भारत में अपने बच्चों को जन्मे बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता का प्राप्त हो जाती है। तो हमारे पास 143 का है, जो दोनों के दोनों सही हैं, बिल्कुल हो जाती है। और व्यक्ति देशीकरण इतना अच्छा है कि वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय के नागरिकों को संविधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल दिया हुआ है, मतलब आप जो है ग्रांट किया गया, राइट टू ग्रांट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन कौन से मिले हैं, तो पहला दिया केवल धर्म, जातीय, लिंग आदि के आधार पर, नहीं केवल तो नहीं, अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी का दिया ही है, चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो डी हमारे पास 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नवंबर 1950 में अंकीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो ये देखना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन कौन से सम्मिलित नहीं हुए हैं, समाजवादी, सोशलिस्ट जो था, सेकुलर तो रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रिटी, पब्लिक, ये सारी चीज़ें 2, 3, 4 दिया हुआ है। समाजवादी जो सोशलिस्ट है वो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत में किसी पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, भारत में किसी पर भी दबाव डाल के करा सकते हैं, अच्छा ये गलत स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने कर्म के प्रचार का अधिकार प्राप्त है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है यही है, बी वाला ही सही है, क्योंकि उसका अधिकार तो प्राप्त है ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित घटना पर विचार करिएगा। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता है राष्ट्रगीत, क्योंकि तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा है, इसलिए नहीं किया जा सकता है। इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और ये वॉयलेट कर देगा राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट नॉट टू प्रैक्टिस और प्रोपोगेट द रिलीजन्स इलीगली, ये भी कर देगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विशेष उपबंध नहीं है, तो बिल्कुल तीनों सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिट के अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। रिट के बारे में क्या बोल रहा है कि
उच्चतम न्यायालय की रिट है अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की जो रिट है अधिकारिता का प्रभाव राज्य के क्षेत्र तक सीमित है। गलत है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी याद रखना, हाईकोर्ट की भी बातें पूरा देश मानता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिशोध एवं उत्कृष्ट रिट जारी कर सकता है। असत्य ही पूछा है, तो दोनों के दोनों जो हैं हमारे दोनों के दोनों असत्य हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किन आधारों पर व्यक्ति के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है? मतलब इम्पोज कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं हम इस पे, ठीक है। तो हमारे पास अगर मान लो तुमने बोल दिया कि कोई सोशल ऑब्जेक्टिव एनफोर्स हो रही है, या कोई मार्शल लॉ इम्पोज हो रहा है, या नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा रही है, तो उस टाइम ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे पास 1 2 3 सारे ही ऑप्शन हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट जारी नहीं किया जा सकता है? कौन से कंडीशंस हैं जिसमें नहीं किया जा सकता? तो देखते हैं, जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के अधिकारिता के भीतर नहीं है, जब निरुद्ध व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है, संसद द्वारा अवमानना के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के हेतु। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, उस बेसिस पे ये उत्तर सही है कि रिट कौन से में जारी नहीं किया सकता। ठीक है, तो हमारे पास जो है पेपर ये ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी या कोई और। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।